सोचिए, आप एक प्लेन में हैं, आसमान में 39,000 फीट की ऊंचाई पर, और नीचे सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक ओशन का बेरहमी पानी। और फिर अचानक एक झटका महसूस होता है। आप खिड़की से बाहर देखते हैं, प्लेन के इंजन चुप हो चुके हैं, प्लेन गिर रहा है, लेकिन आवाज़ तक नहीं हो रही। आप सिर्फ एक ही सवाल सोच रहे हैं, क्या यह मेरा आखिरी सफ़र है? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये कहानी है फ्लाइट 236 की, जहां दो पायलट्स ने अपनी बहादुरी और समझदारी दिखाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में शामिल कर दिया। और ये कहानी दुनिया की सबसे डेंजरस फ्लाइट इमरजेंसीज में से एक बनी। ऐसी कहानी जिसमें ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी गई, और ये कहानी आपको भी हिला कर रख देगी। एयर ट्रांसेंड 236 एक एयरलाइन फ़्लाइट थी जो टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। रात का वक्त था और तैयारा अटलांटिक ओशन के बीच 39,000 फीट की बुलंदी पर क्रूज कर रहा था। ये एक आम सूरत हाल थी जो हर रोज़ पायलट्स फेस करते हैं, और इसमें कुछ भी अजीब नहीं था। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो कुछ ही लम्हों में पूरे सूरत हाल बदलने वाली थी। यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि 39,000 फीट की बुलंदी से अटलांटिक ओशन के ऊपर ज़मीन कहीं भी नज़र नहीं आती। इसी दौरान कैप्टन को अचानक एहसास हुआ कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए बहुत ही दहशतनाक खबर थी, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, और वो था मौत। 23 अगस्त 2001 को एक एयरबस A330 जो टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। ये एक 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। इसी वजह से इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल भर दिया गया। तैयारी के बाद बोर्डिंग का आगाज़ हुआ और उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। फ्लाइट 236 में 13 क्रू मेंबर्स के साथ 293 मुसाफिर और 2 पायलट्स मौजूद थे। फ्लाइट का कैप्टन 48 साल का रॉबर्ट पीच था, जिसके पास 16,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। पहला ऑफिसर 28 साल का डिर्क डिजागर था, जिसके पास 5,000 घंटे का तजुर्बा था, जिसमें से 400 घंटे उसने इसी एयरबस A330 को उड़ाया था। आमतौर पर ऐसी लंबी फ्लाइट्स पर पायलट को ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम करता है। पायलट्स सिर्फ सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन और अपडेट्स भेजते हैं। फ्लाइट 236 को उड़ते हुए 4 घंटे गुजर चुके थे। अब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और रात होने की वजह से ज़्यादातर मुसाफिर अपनी सीट्स पर ही सो रहे थे। तैयारा अटलांटिक ओशन के बीच पहुंच चुका था, और इसी दौरान एक मसला पैदा हुआ। कैनेडियन टाइम के मुताबिक रात के वक्त पायलट ने तैयारे के इंजन नंबर 2, जो कि राइट साइड का इंजन था, उसमें एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन का ऑयल प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ऑयल की मिकदार कम हो रही थी, और ऑयल टेम्परेचर भी नीचे गिरता जा रहा था। इस किस्म का एरर पायलट ने अपने पूरे कैरियर में पहली दफ़ा देखा था। उसने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब मसले के रिलेटेड मालूमात देखने की कोशिश की। आमतौर पर जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो इंजन का ऑयल टेम्परेचर वक्त के साथ साथ बढ़ता रहता है, लेकिन यहाँ फ़ौरन टेम्परेचर नीचे गिर रहा था, जो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं था। पायलट को फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिली। जब कुछ समझ नहीं आया तो पायलट ने फ़ौरन एयर ट्रांसेंड की मेंटेनेंस यूनिट से रब्ता किया, जो कनाडा में थी, और उन्हें इस एरर के मुताबिक अलर्ट कर दिया। मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उन्होंने पायलट से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें और वो कुछ टाइम बाद उनसे रब्ता करेंगे। ऑयल की गलत रीडिंग जहाज़ के राइट इंजन में दिखाई जा रही थी, लेकिन किसी किस्म का कोई मसला लेफ्ट इंजन में नहीं था। पायलट ने सोचा कि शायद कोई फॉल्ट सेंसर गलत रीडिंग दे रहा है, इसलिए उसने थोड़ा आराम किया। लेकिन आधा घंटा गुजरने के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज दिखाई दिया। ये मैसेज ऑयल के बारे में नहीं बल्कि फ्यूल से मुतालिक था। लेकिन आधा घंटा गुजरने के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज दिखाई दिया। ये मैसेज ऑयल के बारे में नहीं था बल्कि फ्यूल से मुताबिक था। कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनकी विंग्स में बराबर तौर पर तकसीम होता है, और ये देखा गया कि फ़्लाइट 236 के दोनों विंग्स में फ्यूल का लेवल बराबर नहीं था। राइट विंग का फ्यूल लेफ्ट विंग के फ्यूल से कम था। आमतौर पर ये मसला इतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि इसे फ्लाइट के दौरान ठीक किया जा सकता है। कैप्टन ने इशू को हल करने के लिए क्रॉस फील्ड वेल्व खोला, जिससे फ्यूल लेफ्ट विंग से राइट विंग में चलने लगा।
और चंद ही मिनट्स में दोनों विंग्स का फ्यूल बराबर हो गया। अब सिर्फ 10 मिनट्स ही गुजरे होते हैं कि कैप्टन ने लो फ्यूल वार्निंग देखना शुरू किया। तो एक ऐसा मसला था जो कभी भी कोई पायलट अपनी लाइफ में फेस नहीं करना चाहेगा, और वो भी एक जहाज में जो मुसाफिरों से भरा हुआ था। पायलट ने देखा कि राइट विंग का फ्यूल फिर से ख़त्म हो गया और अब लिस्बन पहुंचने के लिए काफ़ी फ्यूल नहीं था। इस दफ़ा मसला बहुत सीरियस गया। अटलांटिक ओशन के बीच जहाज़ को डाइवर्ट करने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, यानी अब जहाज़ को वापस भी नहीं मोड़ा जा सकता। अब सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन था और वो था एज़ोर्स आइलैंड। ये आइलैंड पोर्टुगल के टेरिटरी का हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में है, जहां सिर्फ टर्सीरिया आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। पहली दफ़ा कैप्टन ने सेंटा मरिया एटीसी से रब्ता किया और उन्हें बताया कि वो फ्यूल शॉर्टेज की वजह से इस एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे हैं, लेकिन अब तक पायलट को ये भी यकीन नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं या फिर उन्हें समुंदर में लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में सिर्फ 60 टन फ्यूल बचा था, यानी तकरीबन 7000 केजी। सुनने में तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्यूल लेवल लगता है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और ये भी बहुत तेज़ी से गिर रहा था। तो अब कहानी का प्लॉट शुरू होता है कि फ्यूल क्यों कम हो रहा था। क्या इस बार भी कोई फॉल्ट सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या वाकई में फ्यूल की कमी थी। लो फ्यूल तभी मुमकिन है जब कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। इसे ढूंढने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दिया कि वो विंग के ट्रेलिंग एज को मॉनिटर करें। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो वहां से ज़रूर कोई इंडिकेशन मिलेगी, लेकिन अंधेरी की वजह से क्रू को कोई इंडिकेशन नहीं मिली। अब हालत ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल ख़त्म हो रहा था। कैप्टन को ये बात बिल्कुल समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल रह गया था, इसलिए एयरपोर्ट तक पहुंचना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से राब्ते में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को हिदायत दी कि वो जहाज को 29,000 फीट से 20,000 की फीट तक ले आए ताकि फ्यूल लीकेज की तस्दीक की जा सके, मगर कैप्टन ने इनकार कर दिया क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो जाए तो भी जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना मुमकिन नहीं होगा, जबकि अभी भी उनके पास 39,000 फीट पर ग्लाइड करने का ऑप्शन मौजूद था। अगले चंद मिनट्स में सारे शक व शुबहात दूर हो गए जब जहाज के दाएं इंजन में आग लग गई। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई और जो मुसाफिर अब तक आराम से सो रहे थे उन्हें भी खौफ के बादल ने घेर लिया। अब जहाज के पास कुछ ही टन फ्यूल रह गया था और सिर्फ एक इंजन का सहारा था। सिर्फ एक इंजन पर जहाज को क्रूज करना मुमकिन नहीं था, इसलिए अब जहाज का एल्टीट्यूड तेजी से गिरने लगा। दूसरी तरफ टेरसिरा एयरपोर्ट के इमरजेंसी ऑफिस में हालात से निपटने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी थी। फायर ट्रक्स और इमरजेंसी क्रू हर किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए, जबकि जहाज अभी भी टेरसिरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। तब सिर्फ 6000 केजी फ्यूल रह गया था और वही हुआ जिसका डर था। जहाज का बाई इंजन भी फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट मुकम्मल तौर पर फेल होगी। जहाज अटलांटिक ओशन के ऊपर बिना किसी इंजन के सिर्फ ग्लाइड कर रहा था। ये वो वक्त था जब कैप्टन का 20,000 फीट नीचे ना जाने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन्स बंद होने की वजह से जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन्स के साथ ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी बंद हो गया। खुशकिस्मती से जहाज की ऑटोमेटिक टरबाइन निकल आई जो हवा की रफ्तार से इतनी बिजली बना लेती है कि कॉकपिट का सिर्फ ज़रूरी सामान चला सके। अब एयरपोर्ट सिर्फ 120 किलोमीटर दूर रह गया था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था और कैप्टन को यह फैसला सिर्फ ग्लाइड करके तय करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक अजीब सी दहशत पैदा कर दी थी, ऐसी खामोशी जो शायद किसी तबाही की निशानी थी। सबसे बुरी सूरत ये थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक ना पहुंच सका तो उसे समुंदर में लैंड करना पड़ेगा। इस वजह से क्रू ने मुसाफिरों को पानी में उतरने की तैयारी शुरू करवा दी थी, क्योंकि अगर कोई मुसाफिर क्रैश इम्पैक्ट से बच भी गया तो वो पानी में डूब सकता था, और अगर डूबने से बच गया तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था। अब बिना इंजन के एक पैसेंजर प्लेन को उड़ाना इंतहाई मुश्किल था। सब कुछ सिर्फ प्लेन के कंट्रोल सिस्टम पर मबनी था, जिसे पायलट्स मैनुअली स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे।
जहाज का एल्टीट्यूड 2000 फीट पर मिनट गिर रहा था। मतलब ये कि अगले 15 मिनट में या तो जहाज एयरपोर्ट तक पहुंच जाएगा या फिर समुद्र में गिर जाएगा। अब जहाज सिर्फ 15 किलोमीटर दूर था, इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट रह गया था, जबकि आमतौर पर इस फासले पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट तक होना चाहिए था। अब अगर पायलट एल्टीट्यूड को नोज डाइव करके कम करता तो जहाज की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती और इस सूरत हाल में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते। इसी वजह से पायलट ने जहाज को वही 360 डिग्री रोटेशन कराया। जब ये दायरा मुकम्मल हुआ तो एयरपोर्ट का फासला उतना ही रह गया, मगर जहाज का एल्टीट्यूड गिरकर 5,000 फीट रह गया। ये एल्टीट्यूड अब भी कुछ ज़्यादा था, मगर इतना नहीं कि और 360 टन लिया जा सके। इसी वजह से पायलट ने जहाज को रनवे के साथ सीधा अलाइन किया और एक एस टर्न लगाया। इस मनवर की वजह से जहाज का रनवे से फासला बढ़ गया, जिसे एल्टीट्यूड कम करने का वक्त मिल गया। आम सूरत हाल में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स खुले रहते हैं, जो ड्रैग पैदा करता है और इंजन थ्रस्ट को बढ़ाकर प्लेन का मुंह ऊपर उठाता है, मगर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट ही नहीं था, इसलिए ये लैंडिंग आम लैंडिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई खतरनाक थी। पायलट के पास सिर्फ एक मौका था प्लेन को सेफली लैंड करने का। आखिरकार जहाज जोर से रनवे से टकराया, जिसके नतीजे में 12 से 8 टायर्स फट गए और जहाज स्किड करना शुरू हो गया। जहाज को रोकने में थोड़ी मुश्किल हुई, मगर आखिरकार वो स्किड होना भी बंद हो गया। जैसे ही जहाज रुका, उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जो एयरपोर्ट क्रू ने फौरन काबू में कर ली। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का पहला और आखिरी पैसेंजर जहाज बना जिसने इतनी देर बिना किसी इंजन की उड़ान भरी। जब इस हादसे की तहकीकात की गई तो पता चला कि राइट इंजन में फ्यूल लीकेज का सबब ये था कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट बदला था, मगर वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से वाइब्रेशन हुई, जो फ्यूल लाइन के बंद होने का सबब बनी। इस वाक़ये के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया जो फ्यूचर फ्लाइट्स में पायलट को फ्यूल लीकेज डिटेक्ट करने की सहूलत फराहम करेगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पिच और फर्स्ट ऑफिसर डिर्क डिजागर को एयरबस A330 को बिना इंजन के सेफली लैंड करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से भी नवाजा गया। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है, और अगर आपको इसी तरह थ्रिलिंग स्टोरी सुनने में मज़ा आता है तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।